Hello to everyone. So today we're going to talk about the broad steps of the fundraising through the further public offer. तो बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी के पास अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। कंपनी जो है वो बैंक से फंड रेज कर सकती है, कंपनी जो है वो डिवेंचर्स इशू करके फंड रेज कर सकती है, कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करके फंड रेज कर सकती है। तो जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स को इशू करती है पब्लिक को तो उसे हम नाम देते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब कंपनी अगेन शेयर्स इशू करके फंड रेज करना चाहती है तो उसे हम नाम देते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। ओके, सो मैं इस पूरी वीडियो में बात करूंगा कि ब्रॉडली कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एफपीओ के प्रोसेस में। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि प्रायर इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन विच द प्रपोजल for the fundraising is disclosed to the stock exchange at least 2 working days in advance, regulation number 29(1)(c) of the LODR। तो बेसिकली मैंने इसमें क्या कर रखा है, देखो जब भी आप फर्दर पब्लिक ऑफर की बात करेंगे ना तो वो आपको ICDR रेगुलेशन 2018 में मिलेगा। बट बेसिकली मैंने यहाँ पे कंपनी के पर्सपेक्टिव से बना रखा है, या अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई एफपीओ के ब्रॉडली कौन कौन से स्टेप्स हैं, एक लिस्टेड कंपनी वो एफपीओ लेकर के आना चाहती है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो ब्रॉडली आपको ये स्टेप्स वहाँ पर बताने हैं। पहले स्टेप क्या हो गया भाई, पहले स्टेप हो गया रेगुलेशन नंबर 29(1)(c) ऑफ द LODR के तहत आपको बोर्ड मीटिंग की प्रायर इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ती है। स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो पास बोर्ड रेजोल्यूशन, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, एंड पास द स्पेशल रेजोल्यूशन एज रिक्वायर्ड इन सेक्शन 61(2)(c) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई आपको बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही है, भाई आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है और आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना है। देखो बोर्ड रेजोल्यूशन क्यों पास करना है, अगर आपको मालूम हो देयर इज सेक्शन नंबर 179 सब सेक्शन नंबर 3 विच टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसमें एक पावर है, पावर टू इशू द सिक्योरिटीज़। तो अगर हम एफपीओ की बात करें तो एफपीओ में भी तो हम सिक्योरिटीज़ को इशू करेंगे, यस और नो। तो यस, उस पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। और जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, क्योंकि ये फंड रेजिंग के रिगार्डिंग बोर्ड रेजोल्यूशन था, तो इसकी इंटीमेशन, आउटकम की इंटीमेशन हमें स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ेगी परसुएंट टू रेगुलेशन नंबर 30। और स्पेशल रेजोल्यूशन भी हमें पास करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में देयर इज सेक्शन नंबर 62(1)(c), वो अट्रैक्ट हो जाएगा। 62(1)(c) क्या कहता है कि जब भी आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अलावा किसी आउटसाइडर को शेयर्स इशू करेंगे तो उस सिचुएशन में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं, स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। देयर आर सम जनरल कंडीशंस फॉर द एफपीओ, ठीक है। और ये आपको रेगुलेशन नंबर 104 ऑफ द इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2018 में मिलेगा, जिससे मैंने शॉर्ट में ICDR यहाँ पे मेंशन किया है। तो कौन कौन से जनरल कंडीशंस हैं, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस टू सीक इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द लिस्टिंग। तो सही बात है भाई, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन लगाएंगे कि अगर फ्यूचर में हमारी ये जो एफपीओ का प्रोसेस है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करवाना चाहेंगे, आपके स्टॉक एक्सचेंज में इन सिक्योरिटीज़ को लिस्टिंग करवाना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दीजिए। एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरीज, चाहे वो NSDL हो या CDSL हो, आपको उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि भाई हम सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सब और इशू करना चाहते हैं, तो उसकी भी आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेंगे डिपॉजिटरीज में, तो ये आप उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। फिर तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, इट हैज़ मेड फर्म अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंस थ्रू द वेरीफाइबल मीन्स टुवर्ड्स द 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स ऑफ द फाइनेंस फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट टू बी फंडेड from the issue proceeds excluding the amount to be raised through the proposed public issue or through the existing identifiable internal accrual। तो बेसिकली इसमें क्या कहना चाहता है ये, इसको अगर हम देखें तो इसको अगर मैं सिंपली यहाँ पे आपके सामने कोट करना चाहूँ इस एग्जांपल को, जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, देयर इज सम प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट में हमें कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, देयर इज सम प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट में हमें ₹2000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 2000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है हमें। अच्छा, हमारे पास इंटरनल एक्रूअल्स यानी कि रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास कितने की पड़ी हुई है, रिटेन्ड अर्निंग मान लेते हैं हमारे पास पड़ी हुई है क्या मान करके चलें, मान लेते हैं 1000 करोड़ की हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम जो है रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास 1000 करोड़ की पड़ी हुई है, और जो एफपीओ है, एफपीओ के थ्रू हम कितना रेस करने वाले हैं,
एफपीओ के थ्रू मान लेते हैं हम 700 करोड़ रुपए रेस करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या बच गया, अब एग्जांपल ले लेते हैं कि बैंक लोन के थ्रू हम लोग 300 करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाले हैं। तो ये जो ऊपर वो पूरी लाइन कह रहा है ना, वो कह रहा है कि आपने इन 300 करोड़ का 75% इतने का अरेंजमेंट कर लिया हो, यानी कि आपकी बैंक लोन जो आप 300 करोड़ रुपए का लेना चाहते हैं, इसका 75% अगर आप निकालेंगे तो उतने अमाउंट का आपका फर्म अरेंजमेंट हो जाना चाहिए बैंक से। कहने का क्या मतलब है कि आपका पब्लिक इशू इस 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए आप रेस कर रहे हैं, तो ये 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए। इसके लिए आपको ये 300 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो पहले ये बताओ, क्या आपने इसके 75% का जुगाड़ कर लिया? क्या आपने बैंक से प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह साइन कर ली है? तो यही बात वो इस वाले पॉइंट में हमें मेंशन करना चाहता है। आप इसको दोबारा से रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, इसने एक्सक्लूड करने को बोल दिया, अमाउंट टू बी रेज्ड थ्रू द प्रपोज्ड पब्लिक इशू, यानी कि प्रपोज्ड पब्लिक इशू क्या हो गया हमारा, एफपीओ, और थ्रू द एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइबल इंटरनल एक्रूवल्स, ठीक है। अच्छा, ये आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बातें लिखिए। अंडर राइटिंग की बात करते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, द इशू शैल बी अंडर रिटन बाय द लीड मैनेजर एंड द सिंडिकेट मेंबर, ठीक है। तो जब हम बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू लाते हैं तो हम लोग इन्हें सिंडिकेट मेंबर कहते हैं, और अगर हम फिक्स्ड प्राइस मेथड के थ्रू एफपीओ लेकर के आते हैं तो हम इन्हें बैंकर टू एन इशू कहते हैं। तो आजकल मोस्टली कंपनीज बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू लेकर के आती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो इशू है एफपीओ है, हम उसे अंडरराइट करवाएंगे लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर्स के द्वारा। यानी कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है कि कंपनी ने अंडरराइटिंग के लिए लीड मैनेजर को बोल दिया और लीड मैनेजर ने सिंडिकेट मेंबर्स को बोल दिया। तो अगर मान लो कल को हमारा एफपीओ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हो पाता, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं इनको बोलेंगे, अगर ये नहीं करते तो फिर मर्चेंट बैंकर्स को बोला जाएगा। अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन शुड बी एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक। जो एनओपी है यानी कि नेट ऑफर टू पब्लिक है, उसके 90% का आप लोग क्या करवा सकते हैं, कम से कम अंडर राइटिंग करवा सकते हैं, और मैक्सिमम 100% का भी करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कमीशन टू द अंडर राइटर, अब आपको पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट में देयर इज सेक्शन नंबर 14 रेड विद रूल नंबर 13, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पे करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन पे करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है, रेट ऑफ कमीशन शेल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द इशू प्राइस। आ जाइए स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर्स, अदर इंटरमीडियरीज एंड कंप्लायंस ऑफिसर एंड प्राइसिंग। अब यहाँ पर देखो क्या कहता है, अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स, आपको एक या एक से अधिक मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, सिंडिकेट मेंबर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। मर्चेंट बैंकर तो अपॉइंट करनी है, सिंडिकेट मेंबर मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रार टू इशू आरटीए आपको अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। कंप्लायंस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना है। अच्छा, अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी सीएस है, ठीक है, वो एफपीओ लेकर के आ रहे हैं आप, तो उस केस में आपको नया कंप्लायंस ऑफिसर थोड़ी अपॉइंट करना है। फिर कहते हैं डिस्क्लोजर इन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब हम बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू आते हैं तो हम इसे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली पहले हम क्या बनाते हैं, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इसमें कंपनीज एक्ट और शेड्यूल नंबर 6 ऑफ द आईसीडीआर के अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए। इन्फॉर्मेशन आर नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड फ्रॉम द ओपनिंग डेट, यानी कि जिस दिन आपकी ओपनिंग डेट है उससे 6 महीने से पुरानी इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। और फिर उसने लिख दिया कि जो प्राइसिंग है वो आपकी फिक्स्ड प्राइस मेथड की भी थ्रू हो सकती है, बुक बिल्डिंग मेथड के भी थ्रू हो सकती है। हाउर इन केस ऑफ द बीबी यानी कि बुक बिल्डिंग मेथड के केस में देयर शुड बी अ प्राइस बैंड, एक प्राइस बैंड होना चाहिए। कैप प्राइस कैन नॉट बी मोर देन द 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस सब्जेक्ट टू द मिनिमम 105 ऑफ द फ्लोर प्राइस, ठीक है। उसके बाद कहता है द फ्लोर प्राइस और द फाइनल प्राइस शुड बी लेस देन द फेस वैल्यू, ठीक है। अब आपने जब ड्राफ्ट रीडिंग प्रोस्पेक्टस बना दिया तो उसकी 3 कॉपीज आप सेबी को दे देंगे, और सेबी के देने के 2 दिनों के अंदर अंदर आप एक एडवर्टीजमेंट करेंगे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, जिसमें आप क्या बताएंगे, जिसमें आप बताएंगे फैक्ट ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद द सेबी एंड आस्किंग देयर कमेंट्स, ठीक है। ड्राफ्ट रीडिंग प्रोस्पेक्टस विल ऑल्सो बी मेड पब्लिक फॉर द कमेंट्स फॉर एटलीस्ट 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग टू द बोर्ड। ड्राफ्ट रीडिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो आपको कहाँ सबमिट करना पड़ेगा, यस 21 दिनों के लिए आप पब्लिक कमेंट्स के लिए उसको ओपन रखेंगे। द सेबी में स्पेसिफाई द चेंजेस इन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days। द कंपनीज बोर्ड विल अडॉप्ट द फाइनल ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद आपने 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ऑब्जर्वेशन मिल चुकी है, उसके बाद आप फाइनल अडॉप्ट कर लेंगे, यानी कि बोर्ड मीटिंग होगी और बोर्ड मीटिंग में हम फाइनल
जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को उसको अडॉप्ट कर लेंगे। उसके बाद कहता है कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस विल बी फाइल्ड टू द सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस एंड आरओसी। जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है वो आप सेबी को जमा करेंगे, स्टॉक एक्सचेंजेस को जमा करेंगे और आरओसी को जमा करेंगे। होस्ट द ऑफर डॉक्यूमेंट ऑन द वेबसाइट, और फाइनली जो ऑफर डॉक्यूमेंट है आप उसको वेबसाइट में होस्ट कर देंगे। स्टेप नंबर 6 की अगर हम बात करें, प्री इशू एडवर्टीजमेंट। So after filing the red herring prospectus with the ROC, make the pre-issue advertisement in English, Hindi and regional language newspaper in a format scheduled 10 part A. Then appointment of the monitoring agency. तो बेसिकली मॉनिटरिंग एजेंसी का क्या काम होता है कि जो भी आपने फंड रेज कर रखा है पब्लिक से, क्या आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसी बात को यहाँ पर वो कहते हैं द इशूवर, यानी कि कंपनी शेल मेक अरेंजमेंट्स फॉर द यूज़ ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द इशू टू बी मॉनिटर्ड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मॉनिटरिंग एजेंसी। और फिर विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मॉनिटरिंग एजेंसी की जो वो है रिपोर्ट है उसको आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी जमा करना पड़ता है। देन सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या मतलब है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब है कि 1% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक, उसका आपको डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ता है कैश फॉर्म में, ठीक है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए जी, मिनिमम 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल और 20% ऑफ द प्रपोज्ड पब्लिक इशू, ये आपका मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लॉक इन पीरियड क्या रहेगा, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में 18 महीने का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। और अगर आपने एक्सेस कंट्रीब्यूशन कर दिया, मान लो मिनिमम करना था हमें 20, प्रमोटर ने कर रखा है 25, तो जो इनिशियल 20% है उसमें तो 18 महीने का रहेगा लॉक इन पीरियड, और जो रिमेनिंग 5% है उसमें 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड रहेगा। इसके बाद स्टेप नंबर 10 की बात करते हैं, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो देखो, जिस दिन आपने आरओसी को रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट किया, वहाँ से 12 महीने के अंदर अंदर आप इशू लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप इन 12 महीने के अंदर इशू लेकर के आएंगे तो इशू जो है वो कम से कम 3 दिनों के लिए ओपन रहेगा, ठीक है। कम से कम 3 दिनों के लिए ओपन रहेगा और मैक्सिमम 10 दिनों के लिए ओपन रह सकता है। अच्छा, इशू आपको कब लाना है, जैसे मान लो आपने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी को सबमिट कर दिया तो उसके 3 दिनों के बाद ही आप लेकर के आएंगे। जैसे मान लो कि आज आपने आरओसी को जमा कर दिया, ठीक है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, तो आप कल पब्लिक इश्यू नहीं ला सकते, परसों भी नहीं ला सकते, उसके अगले दिन भी नहीं ला सकते, 3 दिन के बाद ही आप पब्लिक इश्यू लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात कर दी एप्लीकेशन द मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। सो एज पर द ICTR रेगुलेशन, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू जो है वो 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच में रहेगी। अब एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। सपोज इशू प्राइस जो है वो 500 रुपये हमने लग रखी है, तो मिनिमम लॉट कितने का हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 500, तो 20 शेयर्स इन 1 लॉट। और मैक्सिमम लॉट कितना हो जाएगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 500, 30 शेयर्स इन 1 लॉट। हैंस कंपनी कैन डिसाइड लॉट साइज ऑफ 20 to 30 शेयर्स पर लॉट। देयर शुड बी एटलीस्ट 1000 प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज, तो कम से कम 1000 प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज होने चाहिए। इश्यूअर शैल नॉट अलॉट इन एक्सेस ऑफ द नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज मेंशन इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। जितने भी आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में सिक्योरिटीज को मेंशन कर रखा है आप उतना ही इशू करेंगे। इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट टू पर्सन्स अदर देन RII shall be made on the proportionate basis। सो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस है तो फिर आप प्रोपोर्शनेट बेसिस में लॉट साइज को मेंटेन करने के लिए उस ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट को, मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन, जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको कम से कम 1 लॉट तो दिया ही जाएगा सभी को, ठीक है, और उसके बाद प्रो रेटा बेसिस पर उनको दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया एलोकेशन ऑफ द नेट ऑफर कैसा होता है। जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको हम कम से कम 35% का उनके लिए ऑफर रख सकते हैं हम लोग। जो नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मिनिमम 15% का, और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम 5% का। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको पता ही है कि 90% होना चाहिए। अगर आपको मान लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता तो इशू क्लोज होने के 4 दिनों के अंदर अंदर आपको वापस करना पड़ेगा अमाउंट। रिलीज ऑफ द सब्सक्रिप्शन मनी, देन फाइनली जो बैंकर टू एन इशू है, यानी कि हमारे केस में जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं वो हमें पैसा रिलीज़ कर देंगे, यानी कि कंपनी को पैसा रिलीज़ कर देंगे। और फाइनली हमें क्या करना है, एक पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट दे देना है इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर में। तो ये मैंने ब्रॉडली आपको स्टेप्स बता दिए हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के, ठीक है। फर्दर पब्लिक ऑफर भी हम इसे कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी इसे हम कहते हैं। ये जो वर्ड फाइल है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच।